Now the last session for MTP2, September 24. Only question number 3 is pending. Question number 3B, it's a simple question. P and Q were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit R for 1/6 share in profits and guaranteed that his share of profits will not be less than 50 lakhs. Total profits of the firm for the year ended 31st March 24 is 1 crore 80 lakhs. मतलब उसको एक गारंटी दी है कि अगर उसका 1/6 1 crore 80 lakhs का 1/6 करो ना, कितना होता है? 1 crore 80 lakhs का प्रॉफिट है, उसका 1/6 30 lakhs हो रहा है. तो अगर 1 crore 80 lakhs इसका अगर हम लोग 1/6 देते हैं तो आर को 30 lakhs ही मिल रहा है, लेकिन उसको गारंटी कितने की मिली है? 50 lakhs की गारंटी मिली है. अगर 50 lakhs की गारंटी मिली है तो वो 20 lakhs उसको देना ही पड़ेगा. हिज प्रॉफिट कैन नॉट बी, हिज शेयर कैन नॉट बी लेस देन 50 lakhs. वो यही कंडीशन पे आया है. आगे कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म. अगर गारंटी फर्म दे रही है ना तो पूरा फर्म बेयर करेगी. इसको दे दो पहले 50 lakhs और उसके ऊपर जो बचता है वो बाकी दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में. क्या रेशियो उनका? 3:2. इसका मतलब है 1 crore 80 lakhs, इसमें से 50 lakhs तो चला गया आर को. ये गारंटी कौन दे रहा है? फर्म दे रहा है. तो इनकम माइनस एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस में सबसे पहले आर को जो पेमेंट किया वो, फिर क्या प्रॉफिट? इनकम माइनस एक्सपेंसेस नहीं है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है. जो भी नेट प्रॉफिट आया पहले पेमेंट कर दिया आर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. क्या बच गया? 1 crore 30 lakhs. ये 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. बोलो कितना कितना? 78. इसको 78 एंड 52. लेकिन दूसरे केस में क्या बोला है? गारंटी इज गिवन बाय पी एन क्यू इक्वली. पी एन क्यू इक्वली तो 1 crore 80 लाख 1/6 कितना होता है? 30 lakhs. कितना शॉर्ट है? 20 लाख शॉर्ट है. इक्वली देने का मतलब है अगर 1 crore 80 लाख पूरा मिलता पी और क्यू को, 1 crore 80 lakhs अगर पूरा मिलता तो कितना मिलता? 1 crore 80 lakhs को 3:2 में डिवाइड करो. क्या बोल रहे हो? 72 lakhs. सो दोनों इक्वली दे देंगे. दोनों इक्वली का मतलब है 10 लाख ये निकालेगा और 10 लाख ये देगा. इक्वली शेयर करेंगे 10-10 लाख. हैव यू गॉट इट? चलो प्रॉपर सॉल्यूशन बना लेते हैं इसका. यह क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3. क्वेश्चन नंबर 3B. पहले लिखो गारंटी गिवन बाय फर्म. Guarantee given by firm profit and loss appropriation account
Repair it for 6 lines. By net profit, वन करोड़ 80 lakhs. हाँ, बाय नेट प्रॉफिट 1 करोड़ 80 lakhs. ये 1 करोड़ 80 lakhs में पहले आर को दे देते हैं. कितना देना है? 50 lakhs. अगर 1 करोड़ 80 लाख में से आर को दे दिया 50 lakhs, फिर जो बैलेंस बचेगा वन करोड़ 30 lakhs. क्या 3:2 है ना? करो डिस्ट्रीब्यूट 3:2. $78 lakhs. $78 lakh and 52 lakhs. चलो ठीक. Guarantee given by P and Q equally. Profit and loss appropriation account. हो गया? वन करोड़ 80 lakhs. इनका ओल्ड रेशियो जो था ना वो 3:2 था और न्यू रेशियो इनका तो 3:2 ही रहेगा, क्योंकि जो बच जाएगा वो लोग ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और नए पार्टनर को क्या दे रहे हैं हम लोग 1/6. तो ये आ गया 1 हो गया. इसको समझा क्या? तुम कैलकुलेट भी कर लोगे तो उनका जो भी रेशियो आएगा उसको अगर रिड्यूस करोगे तो 3:2 ही रहेगा, बिकॉज जो बैलेंस बचता है वो 3:2 में ही शेयर करते हैं. चलो, सो इन शॉर्ट P 1 करोड़ 80 lakhs अगर वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उसको कितना मिलता है? 1 करोड़ 80 lakhs इंटू 3/6 आएगा, याद रखना 3/6. एक लाइन छोड़ के Q, क्योंकि ये दोनों अपने अपने शेयर में से उसको देने वाले हैं. पहले इनका इंडिविजुअल शेयर निकाल लेते हैं और देखते हैं शेयर से उसको कितना कम पड़ता है. ये 2/6 है, इसका कितना 60 lakhs.
आर का 1/6 कितना 30 लैक्स। इसको देना कितना है 50 लैक्स देना है, इक्वली देंगे। ट्रांसफर टू आर, ये 10 लाख देगा और ये 10 लाख देगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं देगा, याद रखना, बोला इक्वली। हाँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&Q हो गया इसका 50 लाख। इसको मिल गया 80 लैक्स और इसको मिल गया 50 लैक्स। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? समझ गया क्या? सो ये गारंटी वाला प्रॉब्लम है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए शेयर में नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो और जो भी कम पड़ रहा है दोनों इक्वली दे देंगे, अपने अपने शेयर में से इक्वल अमाउंट निकाल के दे देंगे। चलो, ये 5 मार्क का क्वेश्चन और एक हो गया। बस अब एक ही क्वेश्चन बच गया, दैट इज ऑफ एनपीओ नॉन प्रॉफिट। कितने मार्क्स का? अरे 10 मार्क का था वो, 5 मार्क का थोड़ी था। अच्छा, 5 मार्क है, ये 15 मार्क्स का है। ये ऊपर वाले का है क्या? क्वेश्चन नंबर 3A, receipts and payments of Goldsmith Club prepared on 31st March 24 as follows. Opening balance annual subscription 91,800, add outstanding of last year, income of last year, received this year less prepaid of last year. प्रीपेड का मतलब एडवांस रिसीव, आउटस्टैंडिंग का मतलब है रिसीवेबल और प्रीपेड का मतलब है रिसीव्ड इन एडवांस। अदर फीस डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स। तो स्पोर्ट्स मटेरियल तो एसेट है, यहां से निकाल देना चाहिए ना। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,600, अरे ये रिसीट्स पेमेंट्स में किधर से आ गए? कॉस्ट था कितना 9,000, इसका मतलब है लॉस हुआ है तो बेचा कितने में होगा? डिफरेंस बोलो। 5,400, वो लिखना चाहिए था ना। हाँ, वो भी रिसीट्स में। तो मेरे लिए तो ये एडजस्टमेंट्स है, मैं तो इसको रिसीट्स पेमेंट्स मानता ही नहीं हूं, घपले वाला है, समझा कि नहीं? ये रिसीट्स पेमेंट्स ही नहीं है ये तो क्लोजिंग बैलेंस भी घपले वाला ही है। तो हम लोग तो इसको एडजस्टमेंट मानते हैं, एक एक एडजस्टमेंट को ट्रीट करते जाएंगे। सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम बनाते हैं ना, वैसा बना लेंगे इंक्लूडिंग कैश बैंक। सिंगल एंट्री का एक प्रॉब्लम होता है ना, इंक्लूडिंग कैश बैंक बना लेंगे। चलो, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सिंगल एंट्री तो बन गया, और क्या है? ट्रेडिंग पीएनएल के जगह पे बन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस ऐसे बना लेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। इनकम लेजर, सब्सक्रिप्शन दिख रहा है ना, इनकम लेजर बना लेंगे और पेमेंट में कोई एक्सपेंडिचर और देखते आगे। गोल्डस्मिथ क्लब बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखा है, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट्स ओपनिंग बैलेंस शीट का, स्पोर्ट्स मटेरियल एंड बैलेंसेस ऑन 31 मार्च 24 क्लोजिंग में रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स है। तो ये स्पोर्ट्स मटेरियल इस बार एसेट नहीं है, कंज्यूम्ड दिखाना है। वी विल शो कंज्यूम्ड। डू यू एग्री विथ the above receipts and payments account? If not, prepare correct receipts and payments account, income and expenditure account and balance sheet on that date. तो प्रॉपर एक सिंगल एंट्री का प्रॉब्लम यही है कि इन्होंने अपने को बहुत अलग अलग एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, हम लोग देखते ही नहीं, हम लोग तो हमारा बना लेंगे।
डू यू एग्री कि हम लोग हमारा पूरा ही सेट बना लेंगे? अपने सेट में बनेगा ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए इनकम लेजर, और कोई एक्सपेंस लेजर तो है ही नहीं, एक्सपेंस लेजर नहीं बनाना है, एसेट अकाउंट बनाएंगे हम लोग। एसेट अकाउंट में फर्नीचर है ना, फर्नीचर है, और इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है क्या? कुछ परचेज सेल है नहीं है ना, तो इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत नहीं है अपने को। एक फर्नीचर अकाउंट बना लेंगे। फर्नीचर के लिए भी डेप्रीसिएशन दिया है कहीं? एक सेल है ना, ठीक है। विल ओपन वन फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के बाद में स्पोर्ट्स मटेरियल्स है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल 1,33,000। एक मिनट है, ये स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स भी है। तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया ना, तो हम लोग स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम सीधा एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। वी विल डायरेक्टली स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में लिख देंगे, ठीक है। सो फाइनली ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम लेजर, एसेट, क्रेडिटर नहीं बनेगा, एक्सपेंस लेजर नहीं बनेगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, और साथ में एक और चाहिए रिसिट्स एंड पेमेंट्स। एक कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे सिंगल एंट्री में, जैसे अपने वर्किंग नोट्स होते हैं ना, वैसे कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे, दैट इज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। चलो चालू करते हैं, नया पेज ले लो। क्वेश्चन नंबर 3A, ईयर एंडिंग क्या दे रखा है? 31 मार्च 24। ओपनिंग बैलेंस शीट as on 1st April 23, 8 lines. Below this income ledger, eight lines, 8 लाइन्स नहीं रख के 6 लाइन्स ही रख दो ना। और यहां पे बाजू में लिख दो सब्सक्रिप्शन। This is opening receivable, opening received in advance, received in advance, furniture account 5 lines, furniture account 5 lines, below furniture account receipts and payments account, that's cash bank account,
For the year ended March 2024 for the balance page. फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. For the year ended March 2024, 16 lines. Below that balance sheet 10 to 12 lines balance sheet बना लो. बारह लाइन की बैलेंस शीट बना लो. Balance sheet as on March 2024. Capital fund, expenditure income. चलो करेंगे शुरू. एक वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम लिख लो ना इधर. टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड. स्पोर्ट्स मटेरियल्स है ना, एसेट भी होता है, कई बार हम डेप्रिशिएट भी करते हैं, बट इस बार अपने को कंजम्पशन दे के रखा. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक. Furniture to balance BD by balance CD. Even receipts payments may be opening and closing balance. Capital fund,
और फर्स्ट पेज के ऊपर लिख देना नाम किसका, गोल्ड स्मिथ, ऊपर लिख दो इन द बुक्स ऑफ गोल्ड स्मिथ क्लब, ऑन द टॉप राइट इन द बुक्स ऑफ गोल्ड स्मिथ क्लब, इन द बुक्स ऑफ गोल्ड स्मिथ क्लब। चलो करें शुरू। एज पर अवर हैबिट वी ऑलवेज स्टार्ट विद एडजस्टमेंट्स। हम लोग हमेशा एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं और एडजस्टमेंट में आ गया ये अपने पास, ठीक है ना। पहला, गोल्ड स्मिथ क्लब हैड बैलेंसेस ऑन 1 अप्रैल 23। ओपनिंग बैलेंसेस का डबल इफेक्ट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। जब ओपनिंग बैलेंस शीट में एक फर्नीचर है, 5% इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर 36,000, 5% investments, is 5,40,000। ये जरा 5,40,000 का 5% निकालो ना, कितना होता है? 27,000 का जरा रिसीट्स में देखो ना, कोई है क्या, रिसीट है क्या, इंटरेस्ट? ये रिसीट्स पेमेंट्स है ना, कोई इनकम नहीं ना, तो फिर पूरा रिसीवेबल ही हो गया। अभी दे देते ना इफेक्ट, नहीं तो ठीक है क्लोजिंग में पोस्ट करेंगे तब दे देंगे, उतने देर में तो नहीं भूल जाएंगे हम लोग। फिर क्या है, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितना है, 1,33,200। उसके बाद तो क्लोजिंग बैलेंसेस का डिटेल आ गया ना, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस का डिटेल आ गया। तो एक काम करते हैं ना, पहले ये ओपनिंग बैलेंस का सेकेंड इफेक्ट दे देते, फर्नीचर अकाउंट में जाने दो, 36,000 ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाओ, कहीं पे परचेज सेल तो है नहीं, 5% इन्वेस्टमेंट्स। इसके इंटरेस्ट का इफेक्ट देना याद रखना है, कितना, 5,40,000, 5,40,000। और क्या था, 133,200 का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स हो गया लिख के। अभी वो 540 का इफेक्ट दे दो, वो इंटरेस्ट दे दो, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में। कितना, 27,000 है इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट रिसीवेबल तुम लोगों ने कितना अमाउंट, 27,000 बोला है, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, तो रिसीवेबल आ गया बैलेंस शीट में, और इंटरेस्ट विल गो टू इनकम by interest on investments, 5,40,000 कितना परसेंट था, इंटू 5%। कैलकुलेशन कहीं एक जगह पे तो दिखाना ही चाहिए, 27,000। डोंट थिंक एग्जामिनर नोज एवरीथिंग, सब अपने डिस्प्ले में होना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद में देख लो, ओपनिंग बैलेंसेस का सबका इफेक्ट दे दिया, साथ में एक एडजस्टमेंट भी कर दिया हम लोग। अब है क्लोजिंग बैलेंसेस में सबसे पहले क्या दिया है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। जाओ क्लोजिंग बैलेंस में जाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में चले जाओ, रिसीवेबल 5,400 और रिसीव्ड इन एडवांस 1,800, यही अमाउंट है ना, 5,400 एंड 1,800। और एक और है ये स्पोर्ट्स मटेरियल्स, 36,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल्स, 36,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल्स। अब इन सब का सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड राइट हियर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 5,400
और ये कैपिटल फंड के नीचे ना तुम 2-3 लाइन छोड़ दो, 3 लाइन खाली रख दो एंड राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1800 और एक क्या था, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स, ये कितने का 36,000। ये लो, मेरे पास जो एडजस्टमेंट था ना ओपनिंग क्लोजिंग का, ये अपन सब कर चुके हैं अभी, ये सब कर दिया अपन लोग ने। अब ऊपर जाते हैं। अब अपने पास एक रिसीट्स पेमेंट्स ही है, बोलो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट दोनों जगह पे लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंसेस। कैश बैंक, क्योंकि मैंने कैश बैंक अकाउंट बनाया है ना, लिखो कैश बैंक, $9,000 और सेकेंड इफेक्ट 9,000 दे दिया। अभी तक हम लोग क्या करते थे ना, ये कैश बैंक अपने पास राइट रहता था तो हम लोग अवॉइड करते थे, बनाते नहीं थे हम लोग। अब उसके बाद में एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, एक मिनट, पहले पिछले साल वाले का इफेक्ट दो ना। इनकम तो हम ही ढूंढ लेंगे, कितना अमाउंट है 3,600 आउटस्टैंडिंग, मतलब लास्ट ईयर का रिसीवेबल, लास्ट ईयर का रिसीवेबल 3,600 और लास्ट ईयर का प्रीपेड भी बोलते हैं ना, प्रीपेड का मतलब है रिसीव्ड इन एडवांस 1,800। जाओ ओपनिंग बैलेंस शीट में चले जाओ और लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल $3,600 received in advance 1,800 हो गया लिख के। चलो फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये रिसीव्ड हुआ ना, $91,800 प्लस लास्ट ईयर और प्लस करंट ईयर दिया हुआ है ना। ये लोग ने क्या करंट ईयर लास्ट ईयर का ऐड किया, उसमें 91,800 में 3,600 और रिसीव्ड इन एडवांस माइनस किया, $1,800 बराबर ना, करो ऐड, कितना हो गया 95,400 93,600 इसको उन्होंने कैश शो किया है, बट ये तो हाफ इंफॉर्मेशन है ना, दिस इज हाफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि करंट ईयर का भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना अपने को। एक बार इसको पेंडिंग रखो, इसके बाद वाला कर दो ना फटाफट, सब्सक्रिप्शन को पेंडिंग रखो, इसको डाल दो अदर फीस और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। अदर फीस तो डबल इफेक्ट आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल क्रेडिट, लिखो कैश बैंक अकाउंट डेबिट और उसके नीचे कैश बैंक में डोनेशन फॉर बिल्डिंग
अदर फीस का अमाउंट है 36,000 और 18 लैक्स। जो पीएनएल के क्रेडिट में जाने दो। 36,000 पीएनएल क्रेडिट और डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड तो लाइबिलिटीज में जाएगा, स्पेसिफिक आ गया ना। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड 18 लैक्स। और ये बाजू एक्सपेंसेस, इसमें से ये निकाल दो ना, 54 निकाल दो ना। क्या बच गया? दैट इज एक्सपेंस टू कैश बैंक 72। एक्सपेंस टू कैश बैंक पीएनएल के डेबिट में जाने तो टू एक्सपेंसेस। कितना बोला? 70। और कैश बैंक के क्रेडिट में बाय एक्सपेंसेस। और इसमें स्पोर्ट्स मटेरियल्स कितने का? तो उसके लिए स्पोर्ट्स मटेरियल, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स टू कैश बैंक 54,000 और कैश बैंक के क्रेडिट में जाने दो। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 54,000। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल्स आ गया 54,000। यस एवरीवन। फिर उसके बाद आगे लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। लॉस 3,600 का है और कॉस्ट है 9,000। सो अगर मैं कंप्लीट एंट्री बनाता हूं तो एंट्री बन जाएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट के क्रेडिट में लिखोगे बाय कैश बैंक, एंड बाय पीएनएल। 3,600 का लॉस है। सो कैश बैंक में कितना? 5,400। दोनों का सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं। कैश बैंक के डेबिट में लिखोगे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर 5,400 और पीएनएल के डेबिट में कितने का लॉस है? 3,600। 3,600 ये भी निकाल लिया। ये तो नया बैलेंस आएगा, ठीक है। एवरीथिंग एल्स इज डन। चलो सब्सक्रिप्शन 91,800 का इनकम अपने को दे रखा है ना। सो इनकम को इनकम में लिख देते हैं तो रिसीट फॉर द ईयर मिल जाएगा अपने को। क्योंकि प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम में कलेक्शन में है। कलेक्शन में उन्होंने खाली 2 ही आइटम लिया है। सो कलेक्शन फॉर द ईयर में तकलीफ है। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो दे रखा है 91,800। समझा क्या? दिस इज गिवन। जाने तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो एडजस्टमेंट गलत हुआ है ना। इनकम तो दे ही रखा है। इनकम तो 91,800, अपने को कैश चाहिए था तो कैश आउटर कॉलम में रॉन्ग आया हुआ है।
वो हम लोग निकाल लेंगे, अभी हम लोग ने सब कुछ लिख दिया ना। बोलो इसके अलावा अब अपना कुछ पेंडिंग है? इनकम, एनुअल इनकम लिख दिया, कैश अपने को ढूंढने का है। ये रॉन्ग दिया हुआ है, कैश रॉन्ग दिया हुआ है, सो कैश फाइंड हम लोग कर लेंगे, इनका कैश नहीं लेना है। सो मैंने सीधा इनकम ले लिया 91,800। इसलिए मैं रुक रहा था कि अपने को लेना क्या है। अगर इन्होंने चारों एडजस्टमेंट कर दिया होता तो प्रॉपर कैश आता था, वो तो अपन करेंगे ना। तो एटलीस्ट वी विल टेक इनकम, जो करेक्ट फिगर है वो। उन्होंने हाफ एडजस्टमेंट किया, दे हैव डन हाफ एडजस्टमेंट। अगर मैं इनके हिसाब से जाता हूं ना तो कैश कितना आता है? 93,600। जबकि अभी ओपनिंग का हमने 2 क्लोजिंग बैलेंस और लिखा है, तो अपने को प्रॉपर कैश मिलेगा। चलो क्लोज करना चालू करें। ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोज करो। एसेट साइड का टोटल बोलो मेरे को। हाँ 7,21,800 करेक्ट है क्या? 7,21,800 में से 1,800 निकाल लो, 7,20,000। हमने देखा ही नहीं क्या राइट है क्या रॉन्ग है, हमने तो इसको एक प्रॉब्लम को एडजस्टमेंट्स के तरह ले लिया कि सारे अपने लिए एडजस्टमेंट्स है। 7,20,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो। वर्किंग नोट नंबर 1 7,20,000, लेकिन वहां पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं है। वी हैव नॉट रिटन हियर, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1। चलो अभी निकालो कलेक्शन रिसीट्स। बोलो डेबिट का टोटल बोलो मेरे को। 97,200 बोलो। बाय कैश बैंक राउंड फिगर आ गया क्या? $90,000। तो ये जाने तो टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एज पर वर्किंग नोट नंबर 2 90,000। इसको अपन लोग वर्किंग नोट नंबर 2 दे देते हैं। अच्छा डेप्रीसिएशन नहीं दिया ना अपने को, तो फिर क्लोजिंग बैलेंस 9,000 रुपया माइनस कर लो। और क्या कितना आया? 27,000 का क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दो फर्नीचर। वर्किंग नोट नंबर 3, बट राइट हियर वर्किंग नोट नंबर 3। अच्छा ये रिसीट्स पेमेंट्स तो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है ना। अभी रिसीट्स पेमेंट्स और सब कुछ हो गया ना। रिसीट्स पेमेंट्स क्लोज करो। डेबिट का टोटल बोलो मेरे को। 19,40,400 19,40,400 गेट द क्लोजिंग। 18,14 या 40? 14,400। ये लो, ये क्लोजिंग कैश आ गया अपने को 18,14,400। ये कोई वर्किंग नोट नहीं है। अब क्लोज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये कंज्यूम्ड को बाहर निकालो ना। लॉस आया था क्या? डेफिसिट। डेबिट का टोटल है 158,161 226। अच्छा 72 है। 226,800 बोलो कितने का डेफिसिट? डेफिसिट 72,000 ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। माइनस डेफिसिट बोलो
6,48,000 करो टैली। 24,49,000। ये कोई एनपीओ का प्रॉब्लम ही नहीं था, ये सिंगल एंट्री था। खाली चैरिटेबल दे दिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ा, बाकी सिंगल एंट्री का ही प्रॉब्लम था। सो विद दिस मॉक टेस्ट पेपर सितंबर 24 का सेकेंड सीरीज का हमने अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट कर दिया। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर दिए। सो आई टेक दिस मॉक टेस्ट पेपर एज कंप्लीट।